चाचा चौधरी और राका का इंतकाम। शहरी आबादी से दूर घने जंगलों को लांघता हुआ एक घुड़सवार चला जा रहा था। एक पहाड़ के पास जाकर वह घोड़े से नीचे उतरता है और गुफा के अंदर दाखिल होता है। डाकुओं के देवता गगोल, शेखीन की प्रार्थना कबूल करो। मैं जानता हूं कि हमने एक अरसे से तुम्हें लहू स्नान नहीं दिया। यहाँ डाकू वर्ग की तुम्हारे प्रति गुस्ताखी है। मुझे याद है जब डाकुओं का नेतृत्व राका के हाथों में था तो हे गगोल देवता, हर पूर्णिमा की रात को जब चांदनी जंगल में सफेद चादर सी फैली होती थी, तुम्हें आदमी के खून से नहलाया जाता था। फिर नरमुंडों के गहनों से तुम्हें सजाया जाता था। तुम खुशी से झूम उठते थे और डाकुओं को कामयाबी का वरदान देते थे। अब वो सब नहीं रहा। गगोल देवता उदास है, ये वादी वीरान है और मेरा दिल बुझा हुआ है। ये सब हमारे सरदार राका के जाने के कारण हुआ, जिसे चाचा चौधरी ने समुद्र में फिकवा दिया था। सारे डाकू मारे गए हैं या जेलों में सड़ रहे हैं। मैं बचा हूं। मुझे शक्ति दो कि मैं चाचा चौधरी को मारकर बदला ले सकूं। और शेखीन का घोड़ा जंगल को चीरता हुआ शहर की तरफ चल देता है। चाचा चौधरी के घर पर। भाग्यवान, मेरा भीमसेनी लठ कहाँ है? बहुत दिनों से मैंने उसे नहीं देखा। काफी दिनों से चोर उचक्का घर में नहीं आया, इसलिए लठ की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? अभी पिछले हफ्ते तो एक आदमी ने हमारे घर में सेंध लगाने की कोशिश की थी। वह अनाड़ी चोर था। खोपड़ी पर 2 बेलन पड़ते ही भाग खड़ा हुआ। फिर भी अगर चीज बिना इस्तेमाल किए पड़ी रहे तो वो नकारा हो जाती है। लठ का इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो करना ही होगा। और चाचा चौधरी अपने स्टोर रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। देखता हूँ शायद जहाँ फालतू चीजें रखी रहती हैं, उस स्टोर में वह पड़ा हो। स्टोर रूम के अंदर मिल गया। बेचारे की क्या दशा हो गई है। धूल की परत जम गई है और इसके इर्द गिर्द मकड़ी ने जाला भी बुन दिया है। चाचा चौधरी भीमसेनी लठ को झाड़ पोंछ कर अपने साथ लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं। इस लठ को लेकर जरा शहर का चक्कर लगाया जाए। बड़े दिनों से इसे हवा नहीं मिली। और एक गली की नुक्कड़ पर शेखीन चाचा चौधरी को देखते ही उन पर अंधाधुंध फायर कर देता है। चाचा चौधरी एक झुकाई देकर गोलियों से बच जाते हैं। भागो! और तुरंत वहां से दौड़ लगा देते हैं। शेखीन चाचा चौधरी का पीछा करता है। चाचा चौधरी, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। थोड़ी दूरी पर पहुंचकर शेखीन ठिठक जाता है। कहाँ गया वो कमबख्त? तभी शेखीन की नजर चाचा चौधरी की पगड़ी पड़ जाती है। अच्छा, जान बचाने के लिए गटर में जा छुपा है। चाचा चौधरी, अब तुम फंस गए। शेखीन एक बार फिर चाचा चौधरी पर अंधाधुंध फायर कर देता है। तभी उसके सिर पर जैसे वज्रपात होता है। भीमसेनी लठ का एक जोरदार वार शेखीन के सर पर। आह! और कुछ देर बाद पुलिस वहां आकर शेखीन को गिरफ्तार कर लेती है। धन्यवाद चौधरी, ये डाकू बहुत दिनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। पुलिस अपने साथ डाकू को गिरफ्तार करके चल देती है।
इंस्पेक्टर साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। डाकू के पास स्टेन गन थी और चाचा चौधरी के हाथ में मामूली लाठी, फिर भी जीत चाचा चौधरी की हुई। क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। शहर से दूर एक समुद्र के तलहटी में खूंखार डाकू राका ने वैद्यराज चक्रमाचार्य की ऐसी अद्भुत दवाई पी रखी है जिससे वह मर नहीं सकता। गुरु वज्रदेव का फल निगलकर राका चिर निद्रा में सो गया। साबू ने राका को समुद्र में फेंक दिया था, जहां उसे एक विशाल व्हेल मछली निगल गई। वह कई दिन तक गहरे समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह राका को पेट में लिए तैरती रही। डाकू राका व्हेल मछली के पेट में अवचेतन अवस्था में पड़ा रहा। एक दिन अचानक राका का मुंह खुलता है और चिर निद्रा फल उसके मुंह से बाहर आ जाता है। व्हेल मछली के पेट में लेटे राका की आंखें खुलती है। ओह, मैं कहाँ हूँ? यहाँ तो अंधेरा है। राका सरक कर धीरे धीरे बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है। अंत में वो व्हेल मछली का मुंह खोलकर बाहर निकलने में कामयाब होता है। डाकू राका समुद्र की गहराई से ऊपर की सतह की ओर चल देता है। समुद्र से दूर शहर में अचानक एक कुत्ता रोने लगता है। कन्हैया लाल, ये कुत्ता क्यों रो रहा है? कुत्ते का रोना किसी भारी विपत्ति के आगमन की ओर संकेत करता है। हे भगवान, आने वाली आफत से मनुष्य जाति की रक्षा करना। समुद्र में तैरती हुई एक मोटर बोट। समीर, पानी के नीचे कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। निधि, बेफिक्र होकर बोट की यात्रा का आनंद लो। समुद्र में तो हलचल होती ही रहती है। तभी अचानक उनकी बोट हवा में उड़ जाती है। ओह, ये क्या? निधि, संभलो। राका उस बोट को गहरे समुद्र की ओर हवा में उछाल देता है। चूहो, जाओ, पानी में मछलियों का भोजन बनो। और कुछ ही देर में राका तैरकर समुद्र से बाहर आ जाता है। चाचा चौधरी और साबू ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। उनसे इंतकाम लेना है। अगर मैं लोगों की हत्याएं करूंगा तो चाचा चौधरी उन्हें बचाने जरूर आएगा। थोड़ी देर में राका एक थिएटर के सामने पहुंचता है, जहां काफी भीड़ थी। ये फिल्म हाउसफुल जा रही है। हाँ भाई, सही कहते हो। लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी फिल्म होगी। राका अपनी नजर इधर उधर दौड़ाता है। आग कहाँ मिलेगी? तभी उसकी नजर ऑयल के टैंकर्स पर पड़ती है। हाँ, पेट्रोल से आग भड़केगी। मेरे मनोरंजन के लिए उस थिएटर में ये शो अच्छा रहेगा। और राका ऑयल टैंकर्स की ओर बढ़ जाता है। उधर थिएटर के अंदर बेखबर दर्शक फिल्म देखने में तल्लीन हैं। ए रीटा, आओ हम कहीं दूर चले जाएं, जहां हमारे सिवाय और कोई ना हो। बाहर राका अपने ही शो की तैयारी कर रहा होता है। इस थिएटर को चलाने के लिए ये पेट्रोल काफी है। राका थिएटर को पेट्रोल में सराबोर कर देता है और फिर वह हाथ में एक जलती हुई मशाल लेकर थिएटर की ओर बढ़ता है। इससे बेहतर शो इस थिएटर में शायद ही कभी हुआ हो।
और राका ने जो ही आग दिखाई कि पेट्रोल में भीगा थिएटर धू धू करके जल उठा। ये कोई फिल्मी दृश्य नहीं है, बल्कि जिंदगी की असली तस्वीर है। दर्शक जान बचाने के लिए भागे। तभी राका उन्हें घेर लेता है। तुम सबको मरना है। अगर तुम अंदर नहीं मर सके तो बाहर मरोगे। जिंदा बच निकले ये राका को गवारा नहीं। इतना कहकर राका बाहर आए लोगों को आग में झोंकना शुरू कर देता है। आग में घिरे लोग सड़कों पर दौड़ रहे होते हैं। बचाओ! बचाओ! आग! राका खुद अपने ढंग की फिल्म बनाता है। तुम सब एक्टर्स हो और मैं तुम्हारा डायरेक्टर। दूसरे दिन चाचा चौधरी के निवास स्थान पर। चाचा जी, अखबार में ऐसी क्या खबर है? लगता है जैसे एक ही सांस में सारे पृष्ठ चट कर जाओगे। साबू, जो कुछ खाना पीना हो खा पी लो और कमर कसकर तैयार हो जाओ। क्या शहर में कोई दंगल हो रहा है चाचा जी? नहीं साबू, अखबार में खबर है कि खूंखार राका लौट आया है। कल उसने एक सिनेमा के थिएटर में आग लगा दी, जिसमें 500 दर्शक जलकर राख हो गए। ये सुनते ही साबू चौकन्ना हो जाता है। वो जालिम फिर तबाही मचाएगा। इसमें कोई शक नहीं, हमारे लिए वो एक चैलेंज बनकर खड़ा हो गया है। साबू का गुस्सा भड़क उठता है। इस बार मैं कमबख्त को जान से खत्म कर दूंगा। काश कि हम ऐसा कर पाते। चकर्माचारी की दवाई हमारे आगे आड़े आ जाती है। मुझे राका के पास ले चलो। चाचा चौधरी और साबू राका की तलाश में निकल पड़ते हैं। फिर भी साबू, असहाय लोगों का खून होते हम नहीं देख सकते। राका को रोकना ही होगा। जल्दी चलिए चाचा जी। अगर हमें कोई गाड़ी मिल जाती तो राका तक पहुंचना आसान हो जाता। तभी उन दोनों को एक ट्रक खड़ा हुआ दिखाई देता है। सामने मुझे एक ट्रक खड़ा दिखाई दे रहा है चाचा जी। अगर वह हमें मिल जाए तो क्या कहना साबू। दोनों ट्रक के नजदीक पहुंचते हैं। अरे भाई लहान सिंह, हमें राका तक पहुंचने के लिए तुम्हारा ट्रक चाहिए। ओ चाचा जी, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते जान हाजिर है, पर एक ट्रक आगे नहीं हो जा सकता। क्यों? क्योंकि ट्रक दे टायरों विचों हवा निकली हुई है। टायरों में हवा भरना हम पर छोड़ दो लहान सिंह। साबू, जरा ट्रक के टायर में हवा भरना। और साबू ट्रक के टायर में हवा भरनी शुरू कर देता है। तभी चाचा चौधरी उसे रोकते हैं। अर्र साबू, रुको। क्यों चाचा जी? तुमने तो जरूरत से ज्यादा फूंक मार दी है। ओए साबुआ, तेरी नहीं हो रिश्ता। लहान सिंह अपने ट्रक के टायर की हवा निकालता है। चाचा जी, तुसी चिंता ना करो, टायरों विचों हवा करना मुश्किल नहीं। लो, हुन हवा पूरी है। तुसी जिथे चाहो ट्रक ले जा सकते हो। चाचा चौधरी और साबू चल दिए। सच्चे बादशाह, इन्हां नू जालिम राका नाल निपटन वास्ते शक्ति दई। चाचा जी, जरा ट्रक की स्पीड बढ़ाओ। उधर राका का कोहराम चालू था। सर, यही है वो जिसने कल थिएटर को जलाकर राख कर दिया था और आज भी शहर में आगजनी की वारदातें कर रहा है। ये तो राका है। ये मनहूस वापस कैसे आ गया? सर,
ये तो पुराना मुजरिम लगता है। पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं और वार्निंग देते हैं। राका, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। राका अपनी मशाल से पुलिस वाले को जवाब देता है। ठीक है इंस्पेक्टर, ये लो। आह! तेरी ये मजाल कि हमारे अफसर के साथ गुस्ताखी। सिपाही राका पर गोली दाग देता है। राका पर गोली बेअसर जाती है। तुम ऐसे नहीं मानोगे, ये लो। राका जीप में आग लगा देता है। गोली का उस पर कोई असर नहीं। भाग निकलना चाहिए। कांस्टेबल पुलिस जीप में बैठकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आग की लपटों ने जीप को जकड़ लिया था और राका के बादस्तूर ठहाके जारी थे। सारा शहर जलाकर राख का ढेर कर दूंगा। इंतकाम! उधर चाचा चौधरी और साबू बड़े चले आ रहे थे। आगे वही शहर है जहां राका ने कोहराम मचा रखा है। तभी उन्हें सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता है। सामने प्रोफेसर गॉडबोले आ रहे हैं। वह मेरे मित्र हैं। वह इसी शहर के निवासी हैं और प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। शायद वो बताएं कि राका शहर के किस हिस्से में होगा। चाचा चौधरी अपने ट्रक को रोकते हैं। प्रोफेसर गॉडबोले, हम राका से निपटने आए हैं। चौधरी, राका बेशुमार हत्याएं कर रहा है। अगर उसे रोका न गया तो 2-4 दिनों में ही खूबसूरत शहर शमशान बन जाएगा। मैंने एक नई चीज का आविष्कार किया है, उसे देखते जाओ। मित्र, फिर कभी। हम जितनी ज्यादा देर करेंगे उतने समय में कई और निर्दोष व्यक्तियों की राका जान ले लेगा। लेकिन मेरा आविष्कार राका के खिलाफ काम आएगा। तुम जानते ही हो कि राका को मारा नहीं जा सकता। मेरी ये नई इजाद है जो उसे नकारा और विवश कर सकती है। सोच लो चौधरी। ये सुनकर चाचा चौधरी और साबू प्रोफेसर गॉडबोले के साथ चल देते हैं। अच्छी बात है साबू, आओ चलकर देख लें कि गॉडबोले ने क्या बनाया है। नियत स्थान पर पहुंचकर बस एक मामूली पिंजरा। प्रोफेसर, तुमने हमारा कीमती समय बर्बाद किया। यह कोई आम पिंजरा नहीं है। मैंने नई धातु का आविष्कार किया है चौधरी। इसकी सलाखें उसी धातु की बनी हैं। प्रोफेसर गॉडबोले पिंजरे के अंदर एक बम रखता है। देखो, मैं इस पिंजरे में एक बहुत ज्यादा पावरफुल बम रखता हूँ और वो वहां से दूर हट जाता है। इस रिमोट कंट्रोल से मैं बम को विस्फोट करता हूँ। बटन दबाते ही बम एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। गॉडबोले, तुम्हारा आविष्कार सचमुच हैरानी पैदा करने वाला है। पिंजरे की सलाखें तक टेढ़ी नहीं हुई। और उधर थोड़ी देर पहले जो पत्थर की दीवार थी उसे भी देखो, वो चूर चूर हो गई है। दोस्त, राका को बंद करने के लिए ये अद्वितीय पिंजरा काम में लाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि राका को इस पिंजरे में डाला कैसे जाएगा? क्या उसे उठाकर यहाँ लाना होगा चाचा जी? नहीं साबू, वो खुद चलकर यहाँ आएगा। हम राका के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उसमें बदले की आग भड़क रही होगी। और जब राका को पता चलेगा कि हम यहाँ हैं, तो वह हमें मारने यहाँ जरूर आएगा। बिल्कुल ठीक समझे साबू। तुम्हारी समझ में बात तो आती है, पर देर से। एक बार राका यहाँ आया नहीं कि उसे इस पिंजरे में डालना हमारा काम है। चाचा चौधरी वापस प्रोफेसर गॉडबोले की तरफ मुड़ता है। प्रोफेसर गॉडबोले, मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो जाकर राका को बता सके कि उसका दुश्मन नंबर 1
यहाँ पर है। कोई आदमी क्यों, ये काम मैं ही कर सकता हूँ चौधरी। नहीं गोडबोले, तुम एक विश्वविख्यात वैज्ञानिक हो, हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। राका द्वेष की आग में बौखलाया हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है। प्रोफेसर गोडबोले चाचा चौधरी की बात को अनसुना करते हुए अपनी कार की ओर बढ़ जाते हैं। चिंता ना करो चौधरी, सैकड़ों निर्दोष जानें बचाने के लिए किसी को तो कुर्बानी देनी ही होगी। ये नेक काम मैं ही क्यों ना करूं। और प्रोफेसर गोडबोले की कार सरसराती हुई राका को ढूंढने चल दी। एक जगह है समुद्र के किनारे, कुछ लोग बीच पर खेल रहे होते हैं। बॉल जिसके हाथ से नीचे गिरी उस पर 1 पॉइंट चढ़ गया समझो। इस खेल में कितना आनंद आ रहा है। थोड़ी दूरी पर राका आराम कर रहा था, तभी उसके कानों में वो आवाजें पड़ती है। ये कौन बेवकूफ है जो मेरे आराम में खलल डाल रहा है? राका गुस्से में भरा हुआ उनकी ओर आता है। कीड़े मकोड़ों, तुम्हारे शोरगुल से मेरी नींद टूट गई, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। राका उन सबको अपने हाथों में उठा लेता है। तुम्हें ऐसी जगह भेजा जाए जहां तुम शोर न कर सको। और राका उन सबको समुद्र में फेंक देता है। जाओ, पानी में गोते खाओ। उन सबको समुद्र में डालकर राका खुद किनारे पर बैठ जाता है। जो कोई तुम में से किनारे पर आएगा, मैं उसका गला घोट कर उसे मार डालूंगा। अब क्या होगा? बचना मुश्किल है, बचाओ। तभी एक मगरमच्छ पानी से बाहर निकलता है और लड़की की ओर झपटता है। बचाओ, बचाओ! मगरमच्छ अपने इलाके में आए शिकार को नहीं छोड़ना चाहता था, वह उसे पानी के नीचे खींच ले चला। बचाओ! और कुछ ही देर के बाद चारों एक एक करके लुप्त हो गए। और राका वहां से आगे बढ़ जाता है। तभी राका की नजर अपनी तलवार पर पड़ती है, जो वहीं दीवार के सहारे पड़ी होती है। मेरी तलवार? अभी मुझे किन्हीं और से भी हिसाब चुकाना है। काश कोई मुझे बता दे कि वो लाल पगड़ी वाला और उसके साथी कहाँ होंगे। इधर प्रोफेसर गोडबोले, इतनी बड़ी छाया, वो राका ही हो सकता है। जी चाहता है पूरी स्पीड से कार उससे टकरा दूं। गोडबोले पूरी स्पीड से कार लेकर आता है। ये कौन बदतमीज है? कार सीधा जाकर राका से टकराती है। लोग मुझसे दूर भागते हैं, ये कार वाला खुद ही मरने चला आया। राका प्रोफेसर गोडबोले को हाथ में उठा लेता है। छछूंदर, इससे पहले कि राका तुझ पर अपनी तलवार चलाए, बता तू खुद मरने क्यों चला आया? राका, क्या तुम चाचा चौधरी और साबू को नहीं मारना चाहते? मैं तुम्हें उनका पता देने आया हूँ। इसी खुशी में जरा एक्सीलेटर पर पैर ज्यादा दब गया। राका प्रोफेसर गोडबोले को जमीन पर उतार देता है। छछूंदर, क्या तुम ये सब नाटक अपनी जान बचाने के लिए तो नहीं कर रहे? राका, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो फिर बिना देर किए मुझे उनके पास ले चलो। मेरी कार के पीछे आओ। और प्रोफेसर गोडबोले अपनी कार को दौड़ा देता है। मुझे तेज दौड़ना चाहिए। अगर वह कार आंखों से ओझल हो गई तो फिर दूसरा आदमी कहाँ मिलेगा जो मुझे चाचा चौधरी के पास पहुँचा दे। प्रोफेसर गोडबोले कुछ ही देर में योजना के अनुसार राका को अपने पीछे चाचा चौधरी और साबू के पास ले आता है। प्रोफेसर गोडबोले राका को ले आया। हमारी योजना कामयाब होती नजर आ रही है। मेरे दुश्मन सचमुच यहाँ है।
छछूंदर, हर आदमी जमीन पर किसी खास मकसद के लिए जीता है और मरता है। तुमने मुझे यहाँ पहुँचा दिया, तुम्हारा काम खत्म हुआ। तुम्हारी जिंदगी के दिन भी खत्म हुए। राका नहीं! पर राका नहीं रुका और उसने तलवार का जानलेवा वार प्रोफेसर गोडबोले पर कर दिया। राका ने आज तक किसी को नहीं बख्शा। ओह, जालिम ने प्रोफेसर को मार डाला। लाल पगड़ी वाली, अब तेरा नंबर है। तभी साबू बीच में आ जाता है। अब तुम और ऐसा नहीं कर सकते राका। तुम बीच में फिर आ गए। पहले मैं तेरी गर्दन कलम करता हूँ। राका ने बड़े ही खतरनाक ढंग से अपनी तलवार को घुमाया, जिसे साबू झुकाई देकर बच गया। बच गया? राका वार के खाली जाने से बौखला गया। उसने अंधाधुंध तलवार के हमले शुरू कर दिए। ये वार भी बगल से निकल गया। ओह, अगर मैं एकदम न बैठता तो तलवार मेरे सिर के आर पार हो जाती। साबू, उसको हथियार से वंचित करो। अब की बार तुम्हारा सिर धड़ से अलग समझो। पर साबू राका के हाथ को थाम लेता है। बॉस, काफी हो गया। और एक जोरदार वार राका के ऊपर करता है। साबू का दूसरा सशक्त वार। लो, कुछ दिन के तारे भी देखो। साबू राका को अपने हाथों पर उठा लेता है। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए एक महल बनाया है। जहाँ बना को वहाँ भेजने की ये तैयारी है। चाचा चौधरी पिंजरे का दरवाजा खोलते हैं। साबू, पिंजरे का दरवाजा खुला है, इसे अंदर फेंको। साबू बिना एक पल गवाए राका को पिंजरे के अंदर धकेल देता है। शहंशाह आलम, जाइए वहाँ तशरीफ रखिए। आपकी जगह वहाँ पर है। राका को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। मैं इन सलाखों को तोड़ दूंगा। तुम इन्हें टेढ़ा भी नहीं कर सकते राका। ये पिंजरा एक नई धातु से बना है, जिसे प्रोफेसर गोडबोले ने इजाद किया है। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। मारो 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 और लोग राका पर पत्थर बरसाने लगे। मच्छरों, मैं बाहर निकलकर तुम सबको देख लूंगा। चाचा चौधरी, सिपाही दुनीचंद, तुम्हारा काम है यहाँ पहरा देना, ताकि कोई इस पिंजरे को खोल न सके। आप बेफिक्र रहे चाचा जी। साबू थक कर एक जगह सुस्ताने बैठ जाता है। चलो, एक समस्या तो हल हुई चाचा जी। साबू, सिर्फ थोड़े समय के लिए। क्या मतलब? क्या ये सच नहीं है कि राका अद्भुत धातु के बने पिंजरे को नहीं तोड़ सकता? ये सच है, मगर वह ताला तो उस धातु का नहीं बना। सवाल ये है कि ये बात कब राका की खोपड़ी में आती है। तो फिर हमें क्या करना होगा चाचा जी? वो दरिंदा तो पिंजरे से निकलते ही मारकाट शुरू कर देगा। हमें एक बार फिर वैधराज के गुरु वज्रदेव के पास जाना होगा। वे ही कुछ उपाय बताएंगे। चाचा चौधरी और साबू हिमालय के घने जंगलों की तरफ चल दिए। गुरु वज्रदेव के पास गए बगैर ये समस्या हल नहीं होगी साबू। इधर चाचा चौधरी के पीछे उनके घर पर। मोगन, ये तय पाया था कि हम उस घर जाएंगे जहां डकैती डालना आसान हो, मगर तुम चाचा चौधरी के घर ले आए। बोगन, चाचा चौधरी और साबू दोनों बाहर गए हैं। अकेली औरत को लूटना आसान नहीं तो और क्या है। चोर इलाकों में ये बात मशहूर है कि जब चाचा चौधरी घर पर नहीं होता तब उसका घर ज्यादा सुरक्षित होता है। बोगन,
तू बड़ा डरपोक है। बाहर खड़ा होकर देखता रह कि कोई अंदर न आए। मैं भीतर जाकर माल लाता हूँ। इधर चाची किचन में खाना बना रही होती है। सब्जी तो बन गई, पता नहीं वे लोग कब घर लौटेंगे। भोगन घर के अंदर घुसकर चाची पर रिवॉल्वर तान देता है। औरत, जिसका तुम्हें इंतजार था वह आ गया। जल्दी बताओ, सारी नकदी और कीमती जेवरात कहाँ रखे हैं? वे सब अलमारी में तुम्हें मिलेंगे। तुमने मेरा काम जल्दी निपटा दिया। भोगन तुरंत अलमारी की तरफ दौड़ लगाता है। बेवकूफ औरत को पता नहीं कि मेरे पास खिलौना पिस्तौल है। इससे तो मक्खी भी नहीं डर सकती। ये रही अलमारी। और जैसे ही वो अलमारी को खोलता है तो अलमारी के अंदर बैठा रॉकेट उस पर झपट पड़ता है। ओह! और भोगन बाहर की तरफ दौड़ लगा देता है। मर गए। रॉकेट दोनों चोरों को दौड़ाता हुआ ले जाता है। रॉकेट, इन्हें दूर तक खदेड़ाओ। उधर चाचा चौधरी, सत्यानाश, मीटर की सुई बताती है कि डीजल खत्म हो गया। चाचा चौधरी और साबू ट्रक से उतर आते हैं। ट्रक को यही छोड़ो, आगे पैदल चलते हैं चाचा जी। इस तरह तो हम गुरु वज्रदेव के पास देर से पहुंचेंगे साबू। तभी चाचा चौधरी को कोई आवाज देता है। नमस्कार चाचा जी, एक बार आपने मेरे बेटे की जान बचाई थी। कुछ देर मेरे अतिथि बनना स्वीकार कीजिए। शुक्रिया दोस्त, हमारे पास समय नहीं है, हमें दूर जंगलों में पहुंचना है। तो फिर आप पैदल क्यों जा रहे हैं? आप मेरा हेलीकॉप्टर ले जा सकते हैं। वाह, ये घने जंगल में आसानी से उतर जाएगा। धन्यवाद। चाचा चौधरी हेलीकॉप्टर को लेकर उड़ चले। कहो साबू, कैसी रही? ऐसी एडवेंचरस यात्रा के आनंद का कहना ही क्या चाचा जी। कुछ देर बाद उत्तर की तरफ उड़ते हुए घंटा हो गया है। अगले चंद मिनटों में हम हिमालय के जंगलों पर होंगे। हमें जहां पहुंचना था वह अच्छी जगह है। हेलीकॉप्टर उतारना चाहिए। चाचा चौधरी हेलीकॉप्टर को उतार देते हैं। सुरक्षित उतर आए। गुरु वज्रदेव को खोजने में कुछ देर लगेगी। चाचा चौधरी और साबू जंगल में अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं। ये जंगल शायद विश्व का सबसे घना है चाचा जी। विश्व का सबसे घना ना सही साबू, पर जो घने जंगल हैं उनमें से एक जरूर है। पता नहीं गुरु वज्रदेव ने इस जंगल को ही अपने रहने के लिए क्यों चुना। उन्हें प्रकृति से बड़ा लगाव है, इसलिए तभी गुरु वज्रदेव उन्हें एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए दिख गए। अरे बाबा, आप यहाँ? हम आपकी कुटिया की तरफ जा रहे थे गुरु वज्रदेव। इस घोंसले से चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया था। इसे वापस यहाँ छोड़ने आया हूँ। इतनी आयु में आप ऐसा काम कैसे कर लेते हैं जो आजकल के नौजवान भी नहीं कर सकते? ये यहाँ की जलवायु और जंगल की दुर्लभ जड़ी बूटियों के सेवन का असर है। कहो चौधरी, कैसे आना हुआ? बाबा, राका फिर वापस आ गया है। उसने चारों तरफ कोहराम मचा रखा है। पिछली बार मैंने तुम्हें इस वृक्ष का फल दिया था जिसमें मनुष्य को चिर निद्रा सुलाने की क्षमता थी। इस बार तुम्हें वो भी नहीं मिल सकता क्योंकि इस पेड़ के सारे फल झड़ गए हैं। अब तुम्हें अगले मौसम तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक राका हजारों को मौत के घाट उतार चुका होगा। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ भला? बाबा, आपको कुछ न कुछ उपाय सुझाना ही होगा। आखिर मनुष्य जाति के प्रति आपका भी तो कुछ उत्तरदायित्व है। ठहरो, मुझे सोचने दो। यहाँ से पश्चिम की ओर जाने पर तुम्हें एक श्रृंखला मिलेगी। जिस पर्वत पर त्रिशूल वाला झंडा लहरा रहा हो उसके नीचे एक गुफा है। गुफा का द्वार भारी पत्थर से बंद है, उसे उठाना होगा। अंदर जाने पर एक महिला मिलेगी, नाम है शनखो।
वो मेरी नानी है, वो तुम्हारी मदद करेगी। ये बात सुनकर साबू हंसने लगता है। बाबा, पिछली बार तुमने अपनी उम्र हजारों से ऊपर बताई थी। तुम्हारी नानी भला इस दुनिया में कहाँ होंगी? तभी चाचा चौधरी उसे रोकते हैं। साबू, यहाँ की चमत्कारी जड़ी बूटियों ने इन लोगों को दीर्घायु प्रदान की है। बाबा, माफ कर दो, हम त्रिशूल वाले पर्वत पर शंखो नानी के पास जाएंगे। और चाचा चौधरी चल देते हैं। एक बात याद रखना, शंखो अद्भुत जादूगरनी है और थोड़ी गुस्सैली भी, इसलिए तुम्हारा साथी वहाँ कोई गुस्ताखी ना करे। और वे पश्चिम की ओर चल पड़े। ये जंगल में रहने वाले लोग भी बड़े रहस्यमय लोग हैं। काफी समय तक उड़ते रहने के बाद वह पर्वत श्रृंखला के ऊपर पहुँचे। तभी उन्हें गुरु वज्रदेव की बताई हुई जगह दिखाई दी और वो रहा त्रिशूल वाला झंडा। बस हमें यहीं उतरना है। हेलीकॉप्टर से उतरकर वो दोनों झंडे वाली गुफा की ओर बढ़ जाते हैं। आओ साबू, अब हमें गुफा ढूंढनी है। थोड़ा चलने पर वह रही गुफा, जिसका द्वार पत्थर से ढका है। साबू, इसे उठाना तुम्हारा काम है। साबू दरवाजे पर रखे पत्थर को उठाने लगता है। ओह, काफी भारी है। अंततः साबू उस पत्थर को उठा लेता है। लो चाचा जी, आप अंदर जा सकते हैं। दोनों जने गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। संभल कर साबू, गुफा का द्वार तुम्हें छोटा पड़ेगा, पर अंदर गुफा काफी बड़ी है। जादूगरनी शंखो नानी। ठहरो, कुछ देर के लिए ये खेल रोकना पड़ेगा। क्यों? तुम हारने वाली हो इसलिए? नहीं, अभी जो हवा आई उसमें आदमी की गंध थी। यहाँ कोई घुस आया है। जादूगरनी शंखो अपनी जादुई छड़ी को हवा में घुमाती हैं। जादुई रस्सियों, जाओ घुसपैठिए को बांध लाओ। चाचा चौधरी और साबू अचानक रस्सियों में जकड़े जाते हैं। ओह, ये क्या? इससे पहले कि चाचा चौधरी और साबू कुछ सोच पाते, वो हवा में उड़ते हुए खींचे चले जाते हैं गुफा के अंदर की ओर। चाचा चौधरी और साबू शंखो नानी के सामने। इससे पहले कि मैं तुम्हें सजा दूं, बताओ तुम कौन हो और यहाँ चोरी से क्यों घुसे हो? हाँ, बताओ। मैं चाहूँ तो इन रस्सियों को तोड़ सकता हूँ। नहीं साबू, धैर्य से काम लो। चाचा चौधरी वापस शंखो नानी की तरफ मुड़ते हैं। गुरु वज्रदेव ने हमें यहाँ भेजा है। ओह, मेरे नाती वज्रू ने, तब तो तुम हमारे मेहमान हो। शंखो नानी ने एक बार फिर से अपनी जादुई छड़ी घुमाई। जादुई रस्सियों, इनके बंधन खोल दो। और चाचा चौधरी और साबू आजाद हो गए। हम आजाद हो गए। अब हम तुम्हें यहाँ आने का मकसद बताते हैं। अभी नहीं, दूर से आए हो, पहले भोजन कर लो। चाचा चौधरी और साबू भोजन करने बैठ जाते हैं। सचमुच ये मेरी पसंद का खाना है। अब बताओ, मेरा नाती बजरू कैसा है? उसे देखे कई साल बीत गए, अब तो वह कमजोर हो गया होगा। बिल्कुल नहीं, गुरु वज्रदेव हमें पेड़ पर चढ़े हुए मिले थे। उनमें अभी नौजवानों वाली शक्ति है। अब इतनी दूर आने का मकसद बताओ। राका एक बेरहम डाकू है। उसने ना मरने वाली औषधि पी रखी है। वह लोगों पर अत्याचार कर रहा है। हमने किसी तरह उसे एक पिंजरे में बंद किया है, पर वो किसी भी वक्त ताला तोड़कर बाहर आ सकता है। नानी माँ, हमारी मदद करो। देखो, जादू की भी अपनी सीमाएं हैं। कुदरत के नियमों को वो तोड़ नहीं सकता, इसलिए मेरा जादू भी राका की जान नहीं ले सकता। शंखो नानी एक बोतल उठाकर उसका कॉर्क खोलती हैं। हाँ, एक उपाय है। ये बोतल ले जाओ और राका को इसमें बंद कर दो।
जब तक इस बोतल का कॉर्क लगा रहेगा वो बाहर नहीं आ सकेगा। ये सुनते ही साबू हंसने लगता है। राका किसी चूहे का नाम नहीं है, वह लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा आदमी है। इतनी छोटी बोतल में वो कैसे आएगा? साबू बाहर की तरफ मुड़ जाता है। आओ चाचा जी चलें। यहाँ आकर तो मुझे निराशा हुई। तभी शंखो नानी अपनी जादुई छड़ी से इशारा करती है। ठहरो, ये देखते जाओ कि पहाड़ जैसा आदमी इतनी छोटी बोतल में कैसे आता है। अचानक साबू हवा में उड़ता है ओह, अजीब बात है। और बोतल की तरफ खिंचता चला जाता है। आओ, साबू बोतल के अंदर। अब पता चला कि इतना बड़ा आदमी बोतल में कैसे आता है। अगर कॉर्क लगा दूं तो तुम बाकी की उम्र अंदर ही गुजारोगे। नहीं नानी माँ, ऐसा मत करना। मैं साबू की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, बच्चा है। मेरा नाती बजरू भी बचपन में बहुत शैतान था। शंखो जादूगरनी बोतल को उलट देती है। चलो बाहर निकलो। और साबू बोतल से बाहर आ जाता है। शुक्र है, तुमने तो मेरा दम खुशक कर दिया था। चाचा चौधरी शंखो नानी से वो जादुई बोतल ले लेते हैं। नानी माँ, एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? फिर गुस्ताखी साबू, जानता नहीं, औरतों से उम्र नहीं पूछते। चाचा चौधरी और साबू वहाँ से चल देते हैं। अच्छा नानी माँ, हम चलते हैं। उम्मीद है कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। अगर राका का बाल भी अंदर चला गया तो बाकी का शरीर बोतल अपने आप खींच लेगी। चाचा चौधरी और साबू वापस शहर की तरफ चल दिए। हेलीकॉप्टर के पंखे तेज हवा फेंक रहे हैं। उधर राका कैद में था। राका बैठा क्या सोच रहा है? यही कि बाकी की जिंदगी इस पिंजरे में कैसे बिताऊंगा। लेकिन राका किसी और सोच में था। अचानक पिंजरे पर लटकते ताले ने उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। मैं इसे तोड़ सकता हूँ। और राका ने पिंजरे से हाथ बाहर निकालकर उस ताले को अपनी जकड़ में ले लिया। अर्र, क्या करते हो? ताला छोड़ दो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। पर राका सिपाही की चेतावनी को अनसुना करते हुए ताले को खींच देता है और ताला एक झटके से टूटकर अलग हो जाता है। राका पिंजरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आता है। रुक जाओ! और सिपाही उस पर गोली चला देता है। राका का गुस्सा भड़क उठता है। चूहे! और राका उस निर्दोष सिपाही को अपने पांव के तले कुचल देता है। राका एक बार फिर अपनी तलवार को उठा लेता है। मेरी तलवार? चाचा चौधरी, जब तक तुम चलकर मेरे पास नहीं आते, मेरी तलवार नरसंहार करती रहेगी। और राका के पांव जहां पड़ते वहां लाशें बिछ जाती। चलते चलते राका एक पुल पर पहुंच गया। यहाँ एक साथ सैकड़ों लोगों को मारा जा सकता है। इस पुल पर से रेलवे लाइन गुजरती है। अगर मैं इसे तोड़ दूं तो? ये सोचकर राका एक पेड़ के बड़े से तने को हाथ में उठा लेता है। वृक्ष का ये तना पुल तोड़ने के काम आएगा। राका के मजबूत हाथों ने तने से प्रहार करना शुरू कर दिया और पुल टूटना शुरू हो गया। कुछ ही मिनटों में एक्सप्रेस ट्रेन आती दिखाई दी। मैं छुट्टियां मनाने कश्मीर जा रहा हूँ। ये मेरा बिजनेस टूर है। तभी ट्रैक पर वो चलती ट्रेन यकायक हवा में नीचे पानी की ओर गिरती है। ओह, ये क्या? गाड़ी पुल से नीचे जा रही है। कूदो! और रेल पानी में गर्क हो जाती है। राका के वहशी ठहाके एक बार फिर हवा में गूंजने लगते हैं। सारे के सारे पानी में दफन हो गए। अब आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा आगे जाने पर, रोमी, मैंने बर्थडे केक खरीद लिया है। मैंने साड़ी और कुछ कपड़े खरीदे हैं। उन सब की नजर राका पर पड़ती है। हैं?
राका भागो, वह सबको मार डालेगा। बचाओ। और जान बचाने के लिए भगदड़ मच जाती है। लोग आखिर भागते कहाँ। राका की तलवार उन पर बरस पड़ी। ओह मेरा बाजू। और राका एक कस्बे से दूसरे कस्बे सबको उजाड़ता चला गया। चाचा चौधरी और साबू का हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजरता है। नीचे शहर जल रहा है। लगता है राका पिंजरे से आजाद हो गया है। तभी चाचा चौधरी की नजर राका पर पड़ती है। हाँ, वह रहा शैतान। शहर के बाहर ही मिल गया। शायद अपना काम करके रुखसत हो रहा है। राका की नजर भी उन दोनों पर पड़ जाती है। नीचे उतरो कायरो, मुझसे कब तक छुपते रहोगे? तुम समझते हो कि आसमान में तुम सुरक्षित हो, क्योंकि वहाँ मैं नहीं पहुँच सकता। पर जान लो, जब तक तुम नीचे नहीं उतरोगे, मेरी तलवार लोगों को काटती रहेगी। तभी राका की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। सारी रात बुखार चढ़ा रहा, जाकर अस्पताल से दवाई ले आऊं। बुढ़िया, अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। राका तेरे सारे कष्टों का निवारण कर देगा। ये देखकर साबू हेलीकॉप्टर से ही कूद पड़ा। बीमार औरत को मारना चाहता है, मैं आ रहा हूँ। हवा में नीचे आते साबू का वार दुगनी ताकत से राका के सीने पर पड़ा। राका और साबू एक बार फिर आमने सामने। अब तक तुम कोई ना कोई चाल चलकर बचते रहे, लेकिन आज तुम्हारा अंतिम दिन है। मुझे भी आज तुम्हें ठिकाने लगाना है। तभी राका साबू पर वार कर देता है। ओह, बच गया। राका जब नाराज होता है तो धरती के सारे प्राणी कांप उठते हैं। राका एक बार फिर साबू पर अंधाधुंध वार करना शुरू कर देता है। आखिर कब तक बचोगे? मैं थक चुका हूँ, परंतु चूका नहीं कि उसकी तलवार ने मेरा सिर धड़ से अलग किया नहीं। तभी चाचा चौधरी हाथ में जादुई बोतल और पेचकस लिए राका की ओर बढ़ते हैं। ये शैतान तो साबू पर वार किए जा रहा है। ये पेचकस राका का शायद कुछ ध्यान बटा सके। चाचा चौधरी ने पूरे जोर से पेचकस राका के पैर पर दे मारा और राका आग बबूला हो उठता है। चल हट, दो शेरों की लड़ाई में मच्छर का क्या काम? चाचा चौधरी राका के वार से हवा में उड़ते हुए सूखे घास की ढेर पर जा गिरा। ओह, वो जादुई बोतल घास फूस में कहाँ खो गई? उसे ढूंढना जरूरी है। इस बार राका की तलवार साबू के कंधे को तराशती हुई चली गई। कंधे से खून बह निकला। जख्मी शेर की तरह साबू गुस्से से पागल हो गया। और जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। साबू का एक जबरदस्त घुसा। ये लो बाया, मेरा कंधा जख्मी करने के लिए, और ये रहा दाया। राका चक्कर खाकर चित हो गया। साबू राका को सर के ऊपर उठा लेता है। चाचा जी, बोतल लाओ, इस जंगली जानवर को बंद कर दें। इधर चाचा चौधरी, अरे वो कमबख्त तो मिल ही नहीं रही। जल्दी ढूंढिए चाचा जी, इस भारी भरकम को मैं ज्यादा देर तक उठाए नहीं रख सकता। तभी राका को होश आ जाता है। मुझे नीचे उतारो। इधर चाचा चौधरी को बोतल मिल जाती है। आहा, मिल गई नानी माँ की जादुई बोतल। चाचा चौधरी तुरंत उस बोतल का कॉर्क खोलकर साबू की ओर दौड़ लगाते हैं। साबू, मैं आ गया, फेंको उस पिशाच को। साबू राका को बोतल की ओर फेंक देता है। लो। राका का हाथ बोतल अंदर खींच लेती है। हाथ बोतल में प्रविष्ट कर गया। बाकी शरीर भी अंदर आ रहा है और कुछ ही क्षणों बाद मुझे बाहर निकालो। बोतल के अंदर बंद राका चिल्लाने लगता है। मुझे बाहर निकालो। अब आप अंदर ही तशरीफ रखेंगे। चाचा जी, इस बोतल का क्या किया जाए? मेरे ख्याल से गड्ढा खोद कर इसे गाड़ दिया जाए। जमीन के अंदर होगी तो इसका कॉर्क नहीं खुलेगा और ना ही राका फिर कभी बाहर आ सकेगा। कुछ ही मिनटों में गड्ढा खोद दिया गया। बस साबू, काफी है। और चाचा चौधरी ने राका को बोतल समेत गड्ढे के अंदर फेंक दिया। जाओ राका,
तुम जिंदा रहोगे, पर जमीन के नीचे, जहाँ तुम किसी को कष्ट न दे सको। मुझे बाहर निकालो। गड्ढे पर मिट्टी डालकर जमीन बराबर कर दी गई। चलो घर चलें, तुम्हारी चाची हमारा इंतजार कर रही होंगी साबू। और चाचा चौधरी और साबू घर की तरफ चल दिए। आज पूरे शहर की रौनक ही कुछ अलग थी। माँ, आज दिवाली नहीं है, फिर भी घरों में दिए क्यों जलाए गए हैं? क्योंकि सालिम राका को जमीन में गाड़ दिया गया है।